तथा विकेंद्रीकरण। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे कि केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है और विकेंद्रीकरण का जो है क्या मतलब होता है। तो ये सिद्धांत है केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण। पहले तो आपको इन दोनों वर्ड का जो है मीनिंग बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आपको जो है ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि क्या होता है इसका मतलब। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीयकरण की। केंद्रीयकरण का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। केंद्रीयकरण का मीनिंग जो है ये होता है कि जब सारे के सारे अधिकार सारे के सारे अधिकार जब केवल एक व्यक्ति के पास ही रहते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो भाई उसको तो हम कहते हैं केंद्रीयकरण। जब सारे के सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास रहते हैं तो उसको तो हम कहते हैं केंद्रीयकरण। और जब दूसरी क्या टर्म है, दूसरी जो टर्म है ये है विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण का क्या मतलब होता है? विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है कि जब सारे के सारे अधिकार एक बंदे के पास ना रह के सभी बंदों के पास होते हैं, मतलब डिसीज़न लेने की पावर जब एक के पास ना हो के जब सभी व्यक्तियों के पास होती है, सभी व्यक्तियों के पास अगर डिसीज़न लेने की पावर रहती है तो वो कहलाता है विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण में मैंने क्या बोला? केंद्रीयकरण में मैंने बोला कि अधिकार जो हैं सारे के सारे राइट, डिसीज़न लेने की पावर जब केवल एक व्यक्ति के पास है तो वो कहलाएगा केंद्रीयकरण। और जब जो पावर है डिसीज़न लेने की, जब वो संगठन के अंदर जितने भी लेवल हैं जब उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो उसको हम कहते हैं विकेंद्रीयकरण। तो अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि यार ना तो पूर्ण केंद्रीयकरण होना चाहिए। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि ना तो पूर्ण केंद्रीयकरण होना चाहिए। पूर्ण केंद्रीयकरण का क्या मतलब हो जाएगा? पूर्ण केंद्रीयकरण का मतलब ये होगा कि भाई ना तो सारे के सारे अधिकार एक व्यक्ति के पास बंद के रहने चाहिए, ना तो पूर्ण केंद्रीयकरण करो और ना ही पूर्ण विकेंद्रीयकरण करो। ना तो पूर्ण केंद्रीयकरण करो और ना ही पूर्ण विकेंद्रीयकरण करो। इसका क्या मतलब हुआ? ना तो सारे के सारे अधिकार एक व्यक्ति के पास बंद के रहने दो और ना तो सारे के सारे अधिकार पूरी संगठन के अंदर सब में बांट दो। तो फिर टॉप वाला क्या करेगा? वो तो कुछ करेगा ही नहीं। ये कहता है कि ना तो पूर्ण केंद्रीयकरण ना ही पूर्ण विकेंद्रीयकरण, ये दोनों ही स्थिति बेकार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया आप जो है ना, एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब है प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण। अब प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण का जो है क्या मतलब होता है, इसका ज़रा मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं भाई ना तो सारे के सारे अधिकार एक के पास बंद के रहने दो, ठीक है, ना तो सारे के सारे अधिकार एक के पास बंद के रहने दो और ना ही सारे के सारे अधिकार सब में बांट दो पूरी संगठन के अंदर, दोनों ही बेकार हैं। ये कहता है, ये सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है कि ना तो पूर्ण केंद्रीयकरण ना ही पूर्ण विकेंद्रीयकरण, इसकी जगह पे आप जो है प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाइए। प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है? प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण का ये मतलब होता है कि भाई जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं, जितने भी
इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं संगठन से रिलेटेड, वो क्या होने चाहिए, वो तो जो है भाई उन चीज़ों का जो अधिकार है, उन चीज़ों का जो अधिकार है वो तो जो है टॉप वालों के पास ही होना चाहिए, ठीक है। उसको जो है वो ऐसे सारे के सारे डिसीज़न, ऐसे सारे के सारे निर्णय जो आपके संगठन से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट डिसीज़न के अंदर क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट डिसीज़न के अंदर लाइक आप जो है कह सकते हो संगठन का उद्देश्य, ठीक है, संगठन का उद्देश्य लिख सकते हो यहाँ पे आप जो है संगठन की नीतियाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप जो है व्यवसाय का विस्तार लिख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि भाई ये सारे डिसीज़न संगठन से रिलेटेड हैं, और अगर इनको ऐसे ही नॉर्मल व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया तो इससे संगठन को बहुत ही ज़्यादा क्या होना है, इससे संगठनों को बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान होना है। तो ऐसे सभी डिसीज़न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं संगठन के लिए, उन चीज़ों का जो अधिकार है, उन चीज़ों का जो डिसीज़न लेने का जो पावर है, वो तो भाई अधिकारियों के पास ही होनी चाहिए, उसको मत बांटो, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ऐसे डिसीजन हम किसी को भी बोल देंगे चल तू संगठन का उद्देश्य निर्धारित कर दे, तू संगठन के लिए पॉलिसी निर्धारित कर दे, तो वो चीज़ तो गलत हो जाएगी। ये सिद्धांत इस बात पे फोकस करता है कि भाई जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो तो उस चीज़ का जो अधिकार है वो तो अधिकारियों के पास ही रहने दो, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इससे नॉट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मतलब इससे जो है संगठन के ऊपर उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि लाइक कौन कौन से डिसीजन हो सकते हैं, जैसे कि लाइक कच्चे माल का क्रय कहाँ से करना है, कैसे करना है, किससे करना है, ये जो डिसीज़न है, किस कर्मचारी को कितनी छुट्टी देनी है, कितनी नहीं देनी है। अब ये जो डिसीज़न है, ये जो डिसीज़न है ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इससे आपके अगर ये डिसीज़न गलत भी हो गए तो बेटा इससे आप संगठन के ऊपर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अगर ये डिसीज़न गलत भी हो गए, आपने अपने से किसी नीचे वाले को बोल दिया कि चल ठीक है तू ये जो है डिसीज़न ले लियो, और अगर उससे डिसीज़न गलत भी हो गया, किसी कर्मचारी को छुट्टी देनी थी नहीं देनी थी उसको दे दी, तो गलत होने पे भी संगठन पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं हो जाएगा। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो डिसीज़न इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या करो, आप उस चीज़ का जो अधिकार है ना, आप उस चीज़ का जो अधिकार है वो अपने से नीचे वालों को सौंप दीजिए, अधीनस्थों को सौंप दीजिए, कर्मचारियों को सौंप दीजिए, जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, इम्पॉर्टेंट डिसीज़न कौन से होंगे, वो डिसीज़न जो संगठन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो डिसीज़न अधिकार जो है उसका निर्णय लेने की जो पावर है वो अधिकारी अपने पास ही रखे, उसके साथ किसी को शेयर ना करें। तो केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि ना, पहले मैंने केंद्रीयकरण का मीनिंग बताया आपको, और फिर मैंने आपको विकेंद्रीयकरण का बताया। केंद्रीयकरण में मैंने आपको बोला जब सारे के सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास रहते हैं, और विकेंद्रीयकरण में मैंने बोला जब अधिकार एक के पास ना रह के सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे संगठन के अंदर, ठीक है जी। अब जो है उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ना तो पूर्ण केंद्रीयकरण रखो, ना पूर्ण विकेंद्रीयकरण रखो, ना तो सारे अधिकार एक बंदे के पास, ना तो सबके पास, इसकी जगह प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण रखो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं वो तो जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं जो संगठन के लिए ज़रूरी हैं वो भाई अधिकारी अपने पास रखे, और जो इतने इम्पोर्टेंट डिसीज़न नहीं है वो अपने से नीचे वालों को सौंप सकता है। ये सिद्धांत इस बात पे जो है फोकस करता है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत के रिगार्डिंग। अगला जो सिद्धांत है इसको हम कहते हैं व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। अब ये सॉरी, उसके हम पहले ज़रा पॉजिटिव इम्पैक्ट की और नेगेटिव इम्पैक्ट की ज़रा हम बात कर ले पहले, कि अगर किसी संगठन के अंदर इस तरीके से किया जाएगा, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अगर हम अपनाते हैं तो इसके क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या वायलेटिंग इफ़ेक्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे।
पहले हम ज़रा धनात्मक की बात कर लेते हैं कि भाई धनात्मक जो है इससे क्या होगा। हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो तो अपने पास ही रखो, और जो छोटे मोटे हैं वो अपने से नीचे दे दो, अधिकारियों को, अधीनस्थों को सौंप देने चाहिए। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के कार्यभार में कमी आपको सबसे पहली बात तो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा डिसीज़न जो हैं बेहतर व शीघ्र निर्णय, क्योंकि भाई जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं वो तो अधिकारियों ने अपने पास ही रख रखे हैं, और जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है वो उसने अधीनस्थों को जो है सौंप रखे हैं। तो डिसीज़न में कोई भी लेट नहीं होगा। और जब हम अधीनस्थों को, अपने कर्मचारियों को डिसीज़न लेने की पावर देते हैं तो उससे वो क्या होते हैं, उससे जो है वो मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि अधीनस्थों में जो है प्रोत्साहन में वृद्धि। प्रोत्साहन का मतलब वो मोटिवेट होंगे कि हाँ यार हमें भी जो है किसी चीज़ को, हम केवल मशीन नहीं है कि बस काम आए गए करे, काम करा बस हो गया। हम भी जो है कोई ना कोई डिसीज़न लेते हैं संगठन के अंदर। सर हमको जो है बॉस हमें इसको समझते हैं कि हम केवल मशीन की भांति नहीं हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बता ही चुका हूँ आपको कि इसका जो है केवल उल्टा लिख देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत के रिगार्डिंग। अगला जो सिद्धांत है इसको हम कहते हैं व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। इसका क्या मतलब होता है, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता? इसका मीनिंग समझेंगे ज़रा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, देखिए ये भाई किस बात पे फोकस करता है, ये बात आप ये ज़रा ध्यान रखना है। इसके अर्थ में ये बात करता है कि सही व्यक्ति को ये लिख के आता है केस स्टडी के अंदर, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए। ठीक है, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए, और दूसरा सही वस्तु को सही स्थान पर रखना चाहिए। इन दो चीज़ों पे जो है ये फोकस करता है। अब ज़रा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। सही व्यक्ति को सही कार्य पे लगाना चाहिए। इस लाइन का जो है क्या मतलब होता है कि भाई सही व्यक्तियों को जो है सही काम पे लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई हर बंदा जो है ना, एक संगठन के अंदर कई सारे पद होते हैं, ठीक है, कई सारे काम होते हैं। तो एक व्यक्ति जो एक कर्मचारी है, हर कर्मचारी हर काम के लिए कैपेबल थोड़ी ना होता है भाई, हर बंदा हर काम थोड़ी ना कर लेगा। एक व्यक्ति के अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, केवल वही तो वो काम कर सकता है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो बंदा जिस काम के लिए बना है, सही व्यक्ति को सही काम पे लगाइए। जैसे कि अगर कोई बंदा अकाउंटेंट है, अबे तो उसको संगठन के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट पे जो है लगाना चाहिए। पता चला तुम वो अकाउंटेंट का बंदा है और तुमने उसको जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव बना दिया है, ये गलत है। वो बंदा तो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, वो बंदा अकाउंट्स का बंदा था, तो आपको उसको संगठन के अंदर अकाउंट्स की पोस्ट पे लगाना चाहिए था, ना कि सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। जो कर्मचारी जिसके लिए बनाए उसको उसी पोस्ट पे लगाइए, क्योंकि अगर आपने गलत बंदे को गलत पोस्ट पे लगा दिया तो इसका हर्जाना संगठन को ही भुगतना पड़ेगा। संगठन ही अपने उद्देश्य को जो है अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बंदा उस पोस्ट के लिए बना ही नहीं है जिसको आपने उस पोस्ट के लिए रख दिया है। और फिर कहता है सही वस्तु को सही जगह पे रखो। आप खुद सोचिए, जैसे हमारे साथ भी कभी कभार हो जाता है, जैसे कि लाइक क्या कहते हैं, कैलकुलेटर वगैरह कम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मैथ्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर तो क्या होता है, वो कैलकुलेटर अगर जब हमें ज़रूरत होती है पढ़ने बैठते हैं तब तो साथ होता है, और जब पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद बुक कहीं है, पेन कहीं है, कैलकुलेटर कहीं और पड़ा होता है, ठीक है, कहीं भी रख देते हैं ऐसे ही, सही जगह पे, मतलब उसको बुकों के साथ नहीं रखते, कहीं भी ऐसे ही फीका फीका रहता है। जब दोबारा में ज़रूरत पड़ती है
फिर नहीं मिलता वो, फिर पूरा घर छान मारता है, भाई यहीं तो रखा था, मिल नहीं रहा। अब फिर क्या होता है, फिर टाइम वेस्ट होता है, फिर गुस्सा आता है, फिर घर में भाई बहनों से लड़ते हैं, तूने रखा होगा कि मैं तो यहीं रखा था, यहाँ से कहाँ चला गया। तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जैसे हमने उस वस्तु को उस जगह पे नहीं रखा जहाँ के लिए, जहाँ पे वो उसकी जगह थी, जहाँ पे वो बनी थी, बिल्कुल इसी तरीके से ये सिद्धांत भी इसी बात पे फोकस करता है कि सही वस्तु को सही स्थान पे रखो। मतलब कि एक संगठन के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं, संसाधन कई तरीके के होते हैं, ठीक है, भौतिक भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, मटेरियल भी होते हैं, कई सारे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी संसाधन हैं, जिसकी जगह जहाँ पे है वो संसाधन को वहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाद में जब आपने एक बार उस संसाधन का यूज़ कर लिया, बाद में जब आपको संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई वो आपको वहीं पे मिले जहाँ पे आपने रखा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो उस वस्तु को ढूंढने में, उस संसाधन को ढूंढने में। क्योंकि अगर आपने यूज़ करने के बाद अगर उसको कहीं भी रख दिया, आपको ज़रूरत हुई या संगठन के अंदर किसी और को भी ज़रूरत हुई और उसको वहाँ नहीं मिला, तो भाई टाइम वेस्ट होना है, सिंपल सी बात है। तो जिस संसाधन की संगठन के अंदर जो जगह है वो रिसोर्स यूज़ करने के बाद वहीं रख दीजिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो दोबारा जब भी आपको उसका यूज़ करना हो। तो इसके धनात्मक प्रभाव हमको जो है क्या देखने के लिए मिलेंगे, अगर हम सही बंदे को सही काम पे लगाते हैं और सही वस्तु को सही जगह पे रख देते हैं, तो धनात्मक प्रभाव हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे। धनात्मक प्रभाव हमको ये देखने के लिए मिलेंगे कि भाई जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, ठीक है, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या वो क्या कहते हैं मानव संसाधन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, भौतिक संसाधन या मानव शक्ति भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या मानवीय संसाधन भी लिख सकते हो। दोनों का क्या हो पाएगा, दोनों का जो है प्रभावपूर्ण उपयोग जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है हम उसका कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो बंदा जिस काम के लिए बना है हमने उस बंदे को उसी काम पे रखा हुआ है, और भैया जो संसाधन की जगह जहाँ पे है हमने वहीं पे रखा हुआ है, तो हम सभी संसाधनों का इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन जो है वो कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, दूसरे में आप ये लिखेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि अभी मैंने बात करी कि भाई जब आप यूज़ करने के बाद उस संसाधन को वहीं रख दोगे जहाँ पे वो रखा हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको वहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इससे टाइम जो वेस्ट होता है संसाधन को देखने में वो अच्छा रहता है, ठीक, टाइम वेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा बेहतर अनुशासन, अच्छा डिसिप्लिन जो है संगठन के अंदर बना रहता है। और अवैधात्मक की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, अवैधात्मक के अंदर हम क्या लिख देंगे, उल्टा लिख दीजिएगा इसका, कि भाई इन तीनों का उल्टा यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा। संसाधनों का दुरुपयोग होगा, समय की बर्बादी होगी, ठीक है, एंड अच्छा अनुशासन जो है नहीं होगा, तो अवैधात्मक में तो उल्टा ही लिख देना है आपको। इसके अलावा आपको सबके पॉजिटिव याद कर लेने हैं, ठीक है, नेगेटिव तो आपको ऑटोमेटिकली वायलेटिंग वाले जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है आपके बन जाएंगे, ठीक है जी। तो हमने फ्यूल के जो है 14 सिद्धांत जो है हमने पढ़े हैं। मैं एक बारी आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ 14 के 14 सिद्धांत के, कौन सा सिद्धांत क्या कहता है ज़रा एक बारी ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला जो हमने सिद्धांत पढ़ा था बेटा, इसका नाम था कार्य विभाजन। कार्य विभाजन सिद्धांत ये कहता था कि भाई संगठन के संपूर्ण कार्य को, ये बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, स्कूलों में अगर आपको प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, ठीक है, तो ये प्रबंध के सिद्धांत का टॉपिक मिलता है। तो अगर आप इस पे टॉपिक पे बनाते हो तो वो सिद्धांत कोई भी पूछ लेती है टीचर, तो ध्यान से समझ लीजिए एक एक सिद्धांत को। कार्य विभाजन का मतलब ये होता है कि संगठन के अंदर संपूर्ण कार्य जितना भी काम है उसको जो है छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए, और एक पर्टिकुलर वर्क को एक ऐसे बंदे को दीजिए जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है, और बार बार उस बंदे को वही काम देते रहिए, क्योंकि जब कोई भी बंदा बार बार उस काम को करता रहता है तो
तो भाई वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाता है, वो उसके अंदर विशिष्टीकरण आ जाती है। विशिष्टीकरण के ऊपर जो फोकस करता है वो है कार्य विभाजन। दूसरा जो सिद्धांत था वो था अधिकार और उत्तरदायित्व, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर हम किसी को कोई काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उत्तरदायित्व दे रहे हैं, तो हमें उसको उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार भी देना पड़ेगा। अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर मैंने किसी को केवल उत्तरदायित्व ही दिया है, अधिकार नहीं दिया, तो मैं उससे जवाब लेने के लिए लायबल नहीं हूँ कि काम क्यों नहीं हुआ। मैं किसी भी कर्मचारी से जवाब तभी ले सकता हूँ, मैं किसी भी कर्मचारी से जवाब जो है तभी ले सकता हूँ जब क्या होगा, जब जो है मैंने उसको अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों दिए। अनुशासन का मतलब तीसरा सिद्धांत क्या था? तीसरा था अनुशासन। अनुशासन का मतलब था कि संगठन के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन हैं जो संगठन को सफलतापूर्वक चलाने में हेल्प करते हैं, उनका पालन जो है सभी को करना चाहिए। सभी के लिए वो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं ताकि अच्छा डिसिप्लिन जो है वो बना रहे। आदेश की एकता के अंदर हमने पढ़ा था कि एक कर्मचारी को एक टाइम पे केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। अगर एक टाइम पे एक कर्मचारी को एक से ज़्यादा अधिकारियों से आदेश प्राप्त होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा कि किसका पहले काम किया जाए और किसका बाद में किया जाए। तो एक समय पे एक को एक से ही आदेश मिलना चाहिए। निर्देश की एकता में हमने क्या पढ़ा था? निर्देश की एकता के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई वन हेड वन प्लान, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि लाइक एक कंपनी है, वो जो है कार भी बनाती है, वो स्कूटर भी बनाती है। कार के अंदर सेल, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस सब कुछ होगा, स्कूटर के अंदर भी यही सब होगा। लेकिन कार का सेल, परचेज, मार्केटिंग अलग है, स्कूटर की अलग है। तो भाई कार के लिए एक हेड होगा, एक बंदा होगा, और स्कूटर के लिए एक हेड होगा, एक बंदा होगा, जो पूरा का पूरा कार डिवीज़न देखेगा। एक बंदा कार डिवीज़न देखेगा, एक बंदा स्कूटर डिवीज़न देखेगा। और कार से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होंगी, वो क्रय विक्रय, सेल, परचेज, मार्केटिंग, उनके लिए एक ही प्लान होना चाहिए, अलग अलग नहीं, क्योंकि सारी उसी से तो रिलेटेड हैं, सेम एज स्कूटर। तो आदेश की एकता और निर्देश की एकता में डिफरेंस बहुत बारी आ जाता है। फिर हमने पढ़ा था व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, जिसमें मैंने आपको बोला एक था व्यक्तिगत हित और एक था सामान्य हित। व्यक्तिगत हित के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई अपना फ़ायदा नहीं, व्यक्तिगत हित का मतलब होता है अपना फ़ायदा, और सामान्य हित का मतलब होता है संगठन का फ़ायदा। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टेशनरी वाला कि आशीष था, वो पैसे दिए कंपनी ने और वो अपने भाई की दुकान पे चला गया, सामान बना कितने का, बिल कितने का बनवा दिया, कुछ पैसे अपनी जेब में, बाकी 50-100 रुपये बचे वो दे दिए भाई। तो उनने भाई गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर संगठन ने आपके ऊपर भरोसा किया था तो आपको भी संगठन को भरोसा दिलाना चाहिए था। आपने जो है दगाबाजी कर दी संगठन के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना फ़ायदा नहीं, संगठन का फ़ायदा सोचना चाहिए। इसके अलावा हमने पढ़ा था कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कि भाई एक कर्मचारी को जितना भी वो काम कर रहा है उसको उसके काम के अकॉर्डिंगली जितना रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, जितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उतना तो मिले ही मिले, ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर से बेटर कर सके। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, सोपान श्रृंखला पढ़ी थी हमने, कि भाई जो भी कम्युनिकेशन होता है संगठन के अंदर, जो भी संदेश वाहन होता है संगठन के अंदर, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जिसमें हमने जो है एक इस तरीके का पिरामिड पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मान लो यहाँ पे बी है और यहाँ पे आई है, तो भाई ये पहले अपनी बात इसको बताएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तब जाके यहाँ तक आएगी बात। तो ये एक सिस्टमेटिक वे से चलेगा, एक औपचारिक सीरीज, एक औपचारिक रेखा होती है, और जब रिवर्ट जाएगा तो वो भी सिस्टमेटिक वे से तरीके से जाएगा। लेकिन अगर बात बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो भाई बी और आई बात कर सकते हैं, जिसको गैंग प्लैंक हमने पढ़ा था कहते हैं, समतल संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये और ये दोनों जो हैं एक ही लेवल पे होने चाहिए, संगठन के अंदर समान स्तर पे होने चाहिए। अगर ये मैनेजर है तो ये भी मैनेजर होना चाहिए, अगर ये मैनेजर है और ये कर्मचारी है तो बात नहीं हो सकती भाई। इसके अलावा हमने पढ़ा था सहयोग की भावना, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई टीम स्पिरिट लानी पड़ेगी कर्मचारियों के अंदर, टीम भावना को जागृत करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे अपने वे ऑफ टॉक के अंदर चेंज करना पड़ेगा। आई की जगह वी शब्द का यूज़ करना पड़ेगा, मैं की जगह हम शब्द का।
पहल क्षमता हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मैनेजर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो भाई डिसीजन लेने से पहले वो सजेशन ले ले अपने वर्कर की। अबे सजेशन ही तो लेनी है, उनसे पूछ लो, या उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। वो केवल मशीन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि तो मेरे से नीचे काम करते हैं क्या करेगा, तो आपकी सोच गलत है। उनको भी प्लान वगैरह बनाने के लिए, डिसीजन लेने में उनको आपको सजेशन लेनी चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये पहल क्षमता कहता है। कर्मचारियों का स्थायित्व हमने पढ़ा है कि भाई आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई वो टिका रहे बंदा आपकी संगठन के अंदर। जॉब छोड़ के वो बंदा नहीं जाना चाहिए। लेबर टर्नओवर रेशो को डिक्रीज़ करना पड़ेगा आपको, कैसे भी करके कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपकी लेबर टर्नओवर रेशो डिक्रीज़ हो जाए। लेबर टर्नओवर रेशो क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे एक संगठन से जितने भी कर्मचारी जॉब छोड़ के जाते हैं उसको बताता है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ख़राब होता है, कम होना चाहिए ये। समता हमने पढ़ा था एक कि भाई पार्शलिटी ना दिखाओ, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक दो बंदे हैं, एक अक्षिता थी और एक वो थी। मैंने बोला अक्षिता मेरी जानने वाली है, तो अक्षिता ने काम करा भी नहीं, फिर भी मैंने उसको उतना ही पे करा जितना आलोक ने काम किया था। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मजदूरी को उत्पादन के साथ जोड़ दो, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही पे मिलेगा, तो वो है समता। या ऐसा नहीं वो मेरी जानने वाली है उसको कम काम दे रहा हूँ और जो मेरा जानने वाला नहीं है उसको ज़्यादा काम दे रहा हूँ, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दो आज हमने पढ़े हैं केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई केंद्रीयकरण का मतलब होता है सारे के सारे अधिकार जब एक बंदे के पास रहते हैं तो वो होता है केंद्रीयकरण। जब सारे के सारे अधिकार सभी व्यक्ति संगठन के अंदर सभी में बढ़ जाते हैं तो वो होता है विकेंद्रीयकरण। तो ये सिद्धांत ये कहता है दोनों ही गलत हैं, ना तो एक बंदे के पास होने चाहिए ना संगठन के अंदर सभी में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ना तो पूर्ण केंद्रीयकरण होना चाहिए ना पूर्ण विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण, जिसका मतलब ये होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो तो अधिकारी अपने पास रखे, बाकी जितने भी छोटे मोटे हैं वो अपने से नीचे वालों को सौंप सकता है। और लास्ट हमने पढ़ा है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। सही बंदे को सही काम पे लगाइए और सही वस्तु को सही जगह पे रखिए, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत बंदे को गलत पोस्ट पे रख दिया तो इसका हर्जाना केवल संगठन को ही भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने सही वस्तु को सही जगह पे नहीं रखा, यूज़ करने के बाद संसाधन का यूज़ तो कर लिया लेकिन उसके बाद उसको वहाँ नहीं रखा जहाँ वो होना चाहिए, तो बाद में आपका ही टाइम वेस्ट होगा उसको जब आपको दोबारा से यूज़ करना होगा। तो ये बात है 14 के 14 सिद्धांत की जो कि हमने पढ़े हैं। ये सिद्धांत थे आपके किसके? फ्यूल के 14 सिद्धांत। अब हम बात करेंगे एक और ऐसे ही महारथ हैं जिनका नाम है टेलर। टेलर ने भी कुछ अपने सिद्धांत बताए हैं, कुछ अपनी टेक्निक्स बताई है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली जो है क्या होना चाहिए। फ्यूल के तो हमने पढ़ लिए, फ्यूल के बारे में पढ़ लीजिएगा बेटा। फ्यूल के बारे में बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और इसके किसी भी सिद्धांत के ऊपर अगर आप फाइल वगैरह बना रहे हो तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो सिद्धांत वगैरह भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और